आम इंसान जब छोटी सी चोट लग जाए या कुछ भी, एक एग्ज़ाम क्लियर ना हो तो हिल जाते हैं, और चोट लग जाए तो फिर तो अच्छा खासा। वही फौज में बिल्कुल उल्टा है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए जब आपको लगा हो कि ये बेचारा बिल्कुल कितनी बुरी कंडीशन में है बट फिर भी हौसला नहीं हिला है इसका। तो मैम, इंटरव्यू के शुरुआत में मैंने एक बार जिक्र किया था कि हम हार नहीं मानते। दूसरा मैंने जिक्र किया था, हम लोग एक टीम है। तो हम सब धागे हैं। अब इमेजिन करो कि हम सब धागे हैं। धागे को आप निकाल के तोड़ दो तो टूट जाएगी धागा, बट धागों को इस्तेमाल करके जब बुनते हम एक चादर में तो थोड़ा और ताकत आ जाता है। अभी इस चादर को और मजबूत बनाने के लिए इसमें आपको एक सीमेंट डालना पड़ेगा। वो सीमेंट क्या है? हौसला। वह टीम, वह जज्बा, वो इमोशन है। वो नजर नहीं आएगा आपको सीमेंट, लेकिन वो बनाना पड़ता है, बहुत मेहनत से बनता है। वो लगातार बनाना पड़ता है। और ये कंक्रीट नहीं है, एक बार डाल दिया तो 100 साल। ये बार बार आपको करना, ये लीडरशिप है। सीमेंट, एक दूसरे के लिए प्यार और एक दूसरे के लिए त्याग करने की काबिलियत, ये वो सीमेंट है। चादर तो हम सब है एक बुन। सो एक निकाल दो तो दूसरा कमजोर हुआ था, दूसरा अब ऐसे। तो मैं कहानी सुनाता हूँ। मैं एक जवान का छोटे में सुनाऊंगा संक्षेप में। 2003 की बात है और मैं उस टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल था और हम जम्मू कश्मीर में थे। मुश्किल इलाका था, बहुत चलना पड़ता था और वक्त बहुत लगता था। और बातचीत के साधन ऐसे नहीं थे जैसे आज हैं। तो हमें खबर मिला कि फलाने गांव में मिलिटेंट आए हैं। तो मैंने HF हाई फ्रीक्वेंसी सेट होता है दूर बात करने के लिए। तो कंपनी कमांडर साहब को बोला कि फलाना गांव, फलाने मिलिटेंट, गो। अभी आप बोलोगे कि आपने कोई प्लान नहीं बनाई, आपने कोई तजवीज़ नहीं बनाया है, आपने नहीं बोला है कि आप यहाँ से आओगे, मैं वहाँ से आऊँगा, वहाँ से जाऊँगा। कोई मॉडल नहीं था कि मैं सिगरेट या पाइप जला रहा था और फिर उसको हिला रहे थे। असलियत में ऐसे होता नहीं है। ये पिक्चरों में ज़रूर दिखाते हैं, असलियत में ऐसे होता नहीं है। वो शूटिंग पिक्चर के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन रियल लाइफ में होता नहीं है। सिंपल रीज़न इज, जब मिलिटेंसी या टेररिज्म की बात है तो ऑपरेशन, बस अगर आप मिलिटेंट से या टेररिस्ट से या उग्रवादी से तेज हरकत करोगे तो आप कामयाबी पाओगे, नहीं तो वो आपके 2 चक्कर काट के चल देगा, आप फिर उसको ढूंढते रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग बड़ा यकीन करते हैं जिम्मेदारी। तो मैंने जिस यंग ऑफिसर को हुक्म दिया था, ये उसके जिम्मेदारी के इलाके में ये गांव था, तो उसकी जिम्मेदारी के इलाके को उससे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? उसका काम है जानना, मैं उस जितना नहीं जान सकता हूं। दूसरा, जो जवानों ने उस ऑपरेशन में हिस्सा लेना है वो सबसे ज्यादा कौन जानता है? वो कंपनी कमांडर। तीसरा, जो इलाके में जो आम जनता, सिविलियन, जो समाज है, उसको सबसे ज्यादा कौन जानता है? वो जानता है। तो मैं यहां बैठ करके प्लान क्या बनाऊंगा? जब सारी जानकारी उसके पास है तो मैं प्लान उल्टा ही बनाऊंगा। कभी कभी लीडर को ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरे के काम में दखल ना दे। ये लीडरशिप का बड़ा क्वालिटी है। हम लोग आमतौर पर पूछते रहते हैं, अच्छा क्या हो रहा है, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, वैसे कर। उसमें जो जलेबी बनाता वो बनेगी खिचड़ी। तो छोड़ देना चाहिए। डेलीगेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, भरोसा करो टीम पर, तभी भरोसा करोगे तभी भरोसा आएगा वापस। भरोसेमंद कैसे बनते हैं? तो मैंने उसको बोला गो। जैसे बोला गो तो शायद क्या होगा, लेकिन मेरे को लगा कि कभी कभी लगता है तजुर्बा के बाद कि यार कुछ गड़बड़ है। लेकिन वो लगा और मैंने कुछ किया नहीं। तकरीबन 2 या 2:30 बजे मैसेज आया जो कोई लीडर नहीं सुनना चाहता है कि साहब बंदे को गोली लग गई है। ये एक लीडरशिप का फेलियर है। क्योंकि अगर मेरे देख रेख में मेरे किसी बंदे को गोली लगती है या चोट पहुंचता है
तो जिम्मेदारी मेरा है। लीडरशिप का फेलियर तब होगा तब या तो मैंने जल्दबाजी में, या बगैर सोच समझ के, या बगैर किसी और के जान के कदर के हुक्म देता। अगर ये 3 है तो लीडरशिप का फेलियर है। तो उस टाइम पर मैंने डॉक्टर साहब को बोला आप निकलो तुरंत। मैं डॉक्टर साहब के पीछे पीछे निकल आया। डॉक्टर साहब हमारे नए थे, रास्ते में डरे हुए थे, पहली बार ही वो ऑपरेशन में जा रहे थे। वो बिल्कुल मद्रासी थे और हमारे टोली में सिर्फ या तो हरियाणा या तो यूपी या तो राजस्थान के जवान थे। तो सारे तकरीबन 6 फीट लंबे डॉक्टर साहब छोटे छोटे से थे, वो हिंदी नहीं बोलते थे, हमारे बंदे इंग्लिश नहीं बोलते थे। वो आए पलटन में 2-3 दिन हुए थे, 6 दिन हुए थे एक्चुअली। तो वो मतलब वो टीम, वो चद्दर का वो हिस्सा नहीं बन पाए उस वक्त तक। वो थोड़े खाते पीते घर के थे, उनको इतना चलने का आदत नहीं था। जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, बुलेट प्रूफ पटका है, AK-47 है, 4 मैगजीन है, 2 गनेड है, 2 लीटर के पानी के बोतल है, मेडिकल सैचल है, वर्दी है, बूट है, ये सब पहन पुना के तकरीबन 30-35 किलो हो जाता था। बारिश अगर आ जाएगी तो बारिश होकर पूरा 50 किलो हो जाता था। अंधेरा, बिल्कुल ऐसा अंधेरा शायद किसी ने, जो शहर में आपके व्यूअर रहते होंगे, किसी ने शायद देखा ही नहीं होगा। मैं आपके व्यूअर के लिए एग्जाम्पल देता हूँ। आप आपके आंखों के सामने हाथ रखिए, आप रखिए हाथ। अगर आपके आंखें खुले हो और आपके हाथ आपको नजर नहीं आ रहा हो, क्या मतलब है? उतना अंधेरा है। जब चांद नहीं होता है और तारे नहीं निकल आते हैं और जंगल के अंदर आपको, शहर में तो हर टाइम लाइट है हमारे चारों तरफ, कुछ नहीं। जो रात में जब सो रहे हैं तो टीवी का लाइट दरवाजे के नीचे से भी आता है, आपका फोन चार्ज हो रहा है उसका लाल नजर आता है, ये सब लाइटें हैं। लेकिन जंगल में फौजी बिल्कुल अंधेरे का सामना करता है। कभी कभी अंधेरा ये दोस्त भी होता है, कभी दुश्मनी हो सकता है। अगर आप उसको जपी दो तो वो दोस्त है आपका, अगर आप डर से रहो तो फिर ये दुश्मन है। एनीवे, डॉक्टर साहब पहली बार ये सब एक्सपीरियंस कर रहे थे। उनको डर था कि उनके देख रेख पर मौत हो जाएगी जवान की, और सब बोलेंगे कि आप बदकिस्मती हो, आप शकुन खराब लाए हो, तो ना आपकी वजह से हुआ है। वो भी एक टेंशन था। कहीं से फायर आ जाए उनके ऊपर, वो भी टेंशन था। टोली में किसी और को नहीं जानते, वो भी टेंशन था। तो मुझे फ़ोन किया, वो बोले साहब अंधेरा है। तो मैंने डांट मारा उनको, उसके बाद चुप हो गए। 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब वहाँ पहुँच गए, तकरीबन 9-9:30 बजे, क्योंकि 6 घंटे का पैदल था। डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि सर जहाँ मैं काट रहा हूँ वर्दी, वहाँ खून है। मैंने फिर डॉक्टर साहब को खींच के गाली दी, जो मैं आपके चैनल पर बोल नहीं सकता हूँ। मैंने बोला आपका काम सिर्फ हमें जिंदा रखना है, बस। वो जवान मर नहीं सकता, दैट्स ऑल। और ये बोलने के चाहे 2 मिनट बाद हम खुद वहां पहुंच गए, मेरी टोली पीछे। और जैसे हमारे ट्रिट करके आवाज आई, AK-47 का फायर ऐसे ही लगता है, बहुत तेज होता है उसका आवाज। और जैसे आवाज आया हम उसको छोड़ के गांव में चले गए। अगले दिन सुबह हेलीकॉप्टर आया, उसको कैजुअलिटी को लेके चला गया। हम लोग वो गांव में रहे 5 दिन और 5 रात। अभी आपके व्यूअर या आप पूछेंगे कि सर इतना टाइम क्यों लगता है, नेशन वांट्स टू नो कि क्यों आप इतना टाइम लगता है। गांव में जो घर होते हैं वो 12-13 कमरे होते हैं। नीचे कहीं कोठार सा होता है जहाँ पर गाय भैंस डंगर कैटल बांध के रखते हैं। एक टॉयलेट ब्लॉक होता है, एक ऊपर लकड़ लगाने के लिए एक जगह होता है, नीचे पानी बॉईल करने के लिए एक जगह, डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ द हाउस। अगर 2 बेटे हैं तो उसी कंपाउंड के अंदर 2 और छोटे और घर बन जाते हैं। तो एक टिन के शीट के कंपाउंड के अंदर आपको 4 या 5 घर मिलेंगे, वो एक घर है। इस घर को ढूंढने के लिए कितने आदमी लगेंगे, कहाँ कहाँ खोजेंगे आप, कहाँ कहाँ आपको मिलिटेंट छुपा हुआ मिल सकता है, ये सेपरेट कहानी है। इसके लिए आपको दूसरा शो करना पड़ेगा। लेकिन कई जगह है, कई रूप है, कई अपॉर्चुनिटीज है। आपके स्टूडियो के अंदर 6 जगह है जो आपने सोचा ही नहीं होगा जहाँ मिलिटेंट छुप सकता है। याद रखना, ये हाइड एंड सीक का खेल नहीं है। ये वो अपने जान बचाने के लिए छुप रहा है तो कहीं भी छुप सकता है। आपने कभी सोचा है मैम कि सेप्टिक टैंक के अंदर मिलिटेंट जा सकता है? भरा हुआ सेप्टिक टैंक। आपने कभी सोचा है कि गाय या भैंस के पेट के नीचे से बंधा हुआ बिल्कुल अंधेरे में पता नहीं चलेगा, किस पता चलेगा?
आपने कभी सोचा है जो सीढ़ियों के साइड में जो जगह होता है जहाँ पर गर्मियों के टाइम पे रजाई कंबल जो यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको लगे हैं बिल्कुल नीचे, मतलब 10 रजाई के नीचे चला गया। आपने कभी सोचा है वो जो एल्यूमिनियम के जो कंटेनर होते हैं जिस पे अपन अनाज लगाते हैं, नीचे से खोल के लगाते हैं, उसके अंदर, या फिर घर के किचन के जो चिमनी है उसके अंदर, जहाँ आप सोच नहीं सकते हो वहाँ तो ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है। और ये बड़ा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है क्योंकि जो जवान जा रहा है उसको ये नहीं पता कहाँ से फायर आएगा उसके ऊपर, और ढूंढने के लिए उसको हाथ चाहिए। जब वो हाथ से ढूंढ रहा है तो वो ट्रिगर नहीं दबा सकता है। तो ये बड़ा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है, मोस्ट स्ट्रेसफुल एक्टिविटी हाउस सर्च, मोस्ट। और अगर हमें ध्यान से करना है तो एक घर के 40-45 मिनट लग जाते हैं। और एक घर करने के बाद आपको उस पर पैरा छोड़ने की जरूरत है, नहीं तो चले जाओगे वो वही घर में आ जाएगा जहां आप गए। अभी आदमी तो इतने नहीं होते नहीं है, तो ये बड़ा बहुत मुश्किल एक्टिविटी है। इनमें 5 दिन रहे उस गांव में, हमें 5 मिलिटेंट मिले अलग अलग घरों में, अलग अलग घरों में 5 मिलिटेंट अलग अलग जगह पर, अलग अलग, मतलब कोई ऐसी जगह थी जैसे आप बता रहे हो? हर सारे ऑल ऑफ दीज एंड मोर। लड़कियों के औरतों के वेश में पहन के औरतों को हम अलग रखते हैं नॉर्मली, उनके साथ बैठा हुआ, वो अचानक वर्दी के नीचे से जूता नजर आता है तो वो पता लग जाता है। वैसे पता लगा। एक सेप्टिक टैंक के अंदर मिला, एक ऊपर बिल्कुल जहाँ फायरवुड होता है उसके साथ अंदर, अलग अलग जगह पर मिलता है। कभी वहाँ से फायर करेंगे वो, तो वो फायर करेंगे तो उसको निकालना वो एक सेपरेट ऑपरेशन हो जाता है। एक ऑपरेशन के अंदर अलग अलग ऑपरेशन चलते रहते हैं। अभी हमें ये नहीं पता, कभी गारंटी होता नहीं कि 4 थे या 5 थे कि 6 थे। खबर तो मुझे मिला था कि 4 आए थे, लेकिन हमने एक्चुअली 5 मिले। हो सकता है 6 था जो आज तक नहीं मिला, ये भी हो सकता है। बट एनीवे, जब वो वापस आए बेस में तो 6 दिन वापस आए, और 5 दिन हमने खाली बोतल पानी से निकाला है। मैंने नहीं, जितने मेरे साथ जवान थे, क्यों उस टाइम पर खाने का सप्लाई का वो साधन उस टाइम पर था नहीं। और फिर हम सबको लगा कि ये अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और फिर जब थोड़ा सोचते थे तो कहीं और एक मिलिटेंट के साथ मुठभेड़ होता था, तो फिर वो उसी में लग जाते थे। एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। ये आमतौर पर होता नहीं है, बट ये हुआ है। वापस आए, पहला चीज मैंने बोला अस्पताल से बात कराओ। तो उन दिनों ये फोन वोन थे नहीं, बटन वाले फोन, मोबाइल फोन, पेजर वेजर नहीं थे। वो एक फोन होता है घुमाने वाला फोन, जो ऑपरेटर रिसीव करता है, वो जैक निकाल के उसमें डालेगा, वो आपको फ़ोन करेगा, आप वाला जैक निकाल के डालेगा, बोलो थ्रू सर, वो वाला फ़ोन था। बहुत मुश्किल से मिला मुझे उधमपुर हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल से हमने आईसीयू में फ़ोन लगा और मैंने नर्स पूछा बंदा कैसा है। तो वो नर्स ने एक्चुअली बोला, सर आप डोंट शाउट एट मी, क्योंकि वो नर्स मालकिन थी उस आईसीयू की। शी सेड सर यहाँ आवाज नहीं उठाना है। मैंने बोला सॉरी। शी सेड ठीक है। मैं जिस इमोशनल स्टेट में था, मुझे कोई जवाब चाहिए था। अब उसने, जैसे डॉक्टर लोग बोलते हैं, बोला ठीक है। तो मैंने दोबारा चिल्लाया। तो सरला देवी नर्स का नाम, उसने बोला सर आप अगली बार चिल्लाओगे मैं फ़ोन काट दूंगी। मैंने बोला बाबा दोबारा नहीं मिलेगा फ़ोन। मैं बोला बंदा कैसा है। तो बोला साहब जब से आया है उसने बोला नहीं है, उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन हम नहीं जान सकते हैं कि क्या वो सुन नहीं सकता है या वो बोल नहीं सकता है। पड़ा है बस, खाना उसके ट्यूब से जा रहा है। मैंने बोला उसको चोट क्या आई। तो उसने बोला कि साहब उसके बाएं पैर में जो फीमर होता है, बड़ा वाला हड्डी, वो 2 जगह पर फ्रैगमेंट हो गया है। नो फ्रैगमेंट मैं आपके व्यूअर को भी समझाता हूँ। जब हड्डी टूटता है, ये टूटना होता है वो 2 हिस्सों में, या फिर ऐसे क्रैक। फ्रैगमेंट जब हड्डी पीसेस में हो जाता है,
जब गोली डायरेक्टली बोन पे लगता है तो ऐसे 2 जगह पर, इसलिए डॉक्टर साहब जब काट रहे थे तो खून ही खून उनको नजर आ रहा था। मैंने बताया आपको बुलेट इतना छोटा होता है, तो उसको बाएं तरफ लगे थे। जो हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट जो होता है, सामने होता है लोहे का चद्दर, पीछे होता है, एक छोटा होता है अब्डोमेन के लिए, एक छोटा होता है गर्दन के लिए, साइड खुले होता है। साइड मुझे भी साइड में लगी थी, लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगी। इस जवान को साइड में हो सकता है 2 या 3 बर्स्ट गोली लगी। बर्स्ट मतलब 2 या 3 गोली एक बार जब चलते हैं उसको एक बर्स्ट बोलते हैं। तो हो सकता है 2 या 3 बर्स्ट लगे, भगवान जाने। यहाँ से गए वो, निकले यहाँ से जब निकले वो इतना बड़ा छेद करके गए। सच तो यह है कि अगले दिन जब उसको हेलीकॉप्टर में डाला गया तो उसके जो पेट और अब्डोमेन के अंदर के थे, एंट्रेल्स जो बोलते हैं, वो पन्नी में डाला गया, क्योंकि डॉक्टर साहब अंधेरे में जो निकलता है बाहर तो घास, मिट्टी, धूल, गन पाउडर पन्नी में। सबसे ज़्यादा चोटें उसको यहाँ लगी, क्योंकि जब टंग में गोली लगी तो वो गिरा है, और पहाड़ी इलाका है जो जहाँ से गिरा है, चट्टान पे गिरा होगा, कोई बड़े पत्थर पे गिरा होगा, बोल्डर पे, नोबडी नोज। तो उसको जब गिरा है तो एक बड़ा वाला रॉक उसके बुलेट प्रूफ जैकेट पर ठोकर लगा, और जो लोहा है तो लोहा दबा दिया उसके चेस्ट को, तो 5 उसके रिब्स फ्रैक्चर हो गए। और जब फ्रैक्चर हुए, जो बाएं वाला जो फेफड़ा है उसको 5 जगह परफोरेट हो गया, और जो लंग्स वर ऑल्सो फिल्ड विथ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ये उसके इंजरीज थे। तो जब नर्स ने मुझे ये इंजरी बताया तो जितना मेरा वो इमोशनल एक्साइटेड वाला स्टेट था वो सब मतलब सो आज सर क्या जिएगा वो? शी सेड सर कांट से। हम लोग सीधा लाइन पे चलते ना, आज जिएगा नहीं जिएगा, 10% जिएगा, बट डॉक्टर्स तो कभी हार नहीं मानेंगे ना, वो उनका काम है, यही तो बड़ापन है डॉक्टर्स का। शी सेड सर आई कांट से। देन आई सेड कैन आई स्पीक टू हिम, क्या मैं बात कर सकता हूँ उससे? क्योंकि बोलो ना, हम लोग जज्बा पे चलते हैं ना, जज्बा हमारा खून है, हमारा खाना है, हमारा ऑक्सीजन है। तो एक शी सेड सर आई डोंट नो इफ ही कैन हियर यू, बट आई थॉट कि मैं बात करूँगा उससे, मैं हमारे जो टोली के 800 जवान है सबका वो इमोशन उसको कन्वे करूँगा, शायद उससे वो ठीक हो जाए। तो शी सेड सर मैं नहीं जानती हूँ, वो सुन सकता है, बोल भी सकता है, सुन भी सकता है, लेकिन आप बात कर सकते हो। मैं फोन हैंडसेट उसके पास रख रही हूँ, तो उसने हैंडसेट उसके पास रखा। तब मैंने उसको बोला निम्बाराम, निम्बाराम उसका नाम है, सीकर डिस्ट्रिक्ट। बोला निम्बाराम क्या हाल है तेरे? तो 10 सेकंड कोई जवाब नहीं आया। तो इतना घायल होने के बाद, इतने चोटें खाने के बाद वो मेरे को बोलता है कि साहब पेट में थोड़ी सी तकलीफ है। अब उस टाइम पर मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि मैं रोऊं, कि शर्मिंदा हूं, कि छाती गर्व से फट जाए कि ऐसा जवान हमने पैदा किया है हिंदुस्तान ने। पतली आवाज में पूछता है कि साहब पलटन के बाकी बंदे कैसे हैं? मतलब ये जवान मौत के दरवाजे पे नहीं, मौत के दरवाजे के पार हो गया है, और उसको चिंता है उसके टोली के बाकी बचे हुए जवानों का। ये हिंदुस्तान का फौजी है, ये वो फौजी है जो हमारे आज के लिए उसका कल तो कुर्बान कर दिया है, लेकिन हम जैसे बात कर रहे हैं, हमारे बातचीत के दौरान हमारे कल के लिए उसका आज भी कुर्बान कर रहे हैं। और फिर मैडम आप पूछोगे मैं आईआईटी छोड़ के फौज में क्यों आया? यही तो जादू है, हिंदुस्तान का जादू है, हिंदुस्तान के फौज का जादू है। इट्स प्राइसलेस। इसको मैं कहानियों के दौरान जरिए बयान ज़रूर कर सकता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपके व्यूअर्स कुछ हद तक ये जज्बा और ये इमोशन को समझे। लेकिन आप आके मिलिए, इसलिए मैं कहता हूँ आप एक फौजी को सड़क पे मिलोगे, होटल पे मिलोगे, रेस्टोरेंट पे मिलोगे,
कुछ नहीं, उसको चाय भी पिलाने की ज़रूरत है, उसको कल राम राम करिए, बोलो भैया थैंक यू वेरी मच, आप हमारे लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। दैट्स द फौज ऑफ द आर्मी।